नरेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, 2027 के चुनाव को भले ही थोड़ा वक्त हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो राजनीतिक दल हैं, खासतौर पर सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष, ये रुकने को तैयार नहीं है। ये दोनों एक से बढ़कर एक शक्ति प्रदर्शन इन दिनों उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं और सबका फोकस है पिछड़ा वर्ग। और पिछले दिनों पॉलिटिकल एपिक सेंटर था नोएडा और वहाँ हुई दो रैलियों ने उत्तर प्रदेश का राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया है। आज चर्चा उस दोनों रैलियों से निकले हुए संदेश और प्रभाव पर चर्चा करेंगे। बहनों भाइयों, मैं हमेशा कहता हूँ कि उत्तर प्रदेश राजनीति विज्ञान की एक ऐसी यूनिवर्सिटी है कि जिसको भी पॉलिटिक्स में थोड़ी दिलचस्पी है या पढ़ना चाहता है, उसे उत्तर प्रदेश पर नज़र रखनी चाहिए, उत्तर प्रदेश को पढ़ना और समझना चाहिए। 28 मार्च को और 29 मार्च को उत्तर प्रदेश में दो बड़ी घटनाएं हुई। जो भी राजनीति विज्ञान के स्टूडेंट हैं, उन्हें इन दोनों घटनाओं पर नज़र रखनी चाहिए और इनसे निकले हुए संदेश को पॉलिटिकली डिकोड करना चाहिए। 28 मार्च की तारीख उत्तर प्रदेश में इस राज्य के डेवलपमेंट के लिए और इस राज्य में विकास परक राजनीति के लिए महत्वपूर्ण तिथि है। इस दिन नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर का उद्घाटन हुआ, लोकार्पण हुआ है। 2 महीने बाद रेगुलर फ्लाइट शुरू होंगी, लेकिन जेवर जैसा शानदार एयरपोर्ट ये उत्तर प्रदेश के लिए एक उपलब्धि है। बहनों भाइयों, दिल्ली का एयरपोर्ट सैचुरेट हो चुका है। ऐसे में पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश के लिए, पूरे सेंट्रल यूपी के लिए जेवर एयरपोर्ट एक असाधारण उपलब्धि है। और इस उपलब्धि को लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं नोएडा में मौजूद थे। एक मैसिव मेगा रैली की गई, उसमें राजनीतिक संदेश भी दिए गए, विकास के संदेश भी दिए गए और ये बताया गया कि भारतीय जनता पार्टी जो जनता से वायदा करती है, उस वायदे को पूरा करती है। प्रधानमंत्री ने और मुख्यमंत्री ने कोई हिचकिचाहट नहीं की अपोजिशन पार्टी और खासतौर पर समाजवादी पार्टी को टारगेट करने पे। करप्शन से लेकर क्राइम तक हर विषय पर घेरने की कोशिश की। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो ये जेवर एयरपोर्ट के उद्घाटन की कम एक बड़ी राजनीतिक रैली है या उत्तर प्रदेश में चुनाव का शंखनाद। इसमें कोई दो राय नहीं कि उनकी रैली भी बड़ी थी, लेकिन 24 घंटे भी नहीं बीते, विद इन 24 आवर्स 29 मार्च यानी ठीक अगले दिन, हालांकि ये प्रस्तावित पहले से था, लेकिन ठीक अगले दिन 29 मार्च को दादरी में एक और बड़ा जमावड़ा हुआ, एक और बड़ी मेगा पॉलिटिकल रैली हुई समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की। और खास बात क्या थी, उनकी रैली में भी कम भीड़ नहीं थी। अगर इधर से पूरी व्यवस्था लगी थी तो उधर से पूरी पार्टी ने ताकत झोंक दी थी और दादरी के भीतर एक बड़ा जमावड़ा किया गया। हालांकि इस इलाके में समाजवादी पार्टी का न तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और न उनका कोई एमएलए है, न कोई उनका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, लेकिन उसके बावजूद इस रैली ने कई संदेश छोड़े। पश्चिम उत्तर प्रदेश में 28 मार्च को बीजेपी ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया और 29 मार्च को अखिलेश यादव ने। दोनों के फोकस में पिछड़ा समाज है, लेकिन समाजवादी पार्टी किसी भी कीमत पर अब गुर्जरों को अपने साथ जोड़ना चाहती है। यह जो दादरी की रैली है, दरअसल इस रैली का मकसद गुर्जर समाज को पीडीए के साथ जोड़ना है। हालांकि राजनीतिक रूप से गुर्जर समाज बटा हुआ समाज है, एक शक्तिशाली कौम, लेकिन एक बटी हुई कम्युनिटी है। राजनीतिक तौर पर भी ये बटे हुए हैं, सामाजिक तौर पर भी बटे हुए हैं। शायद इसीलिए 60 विधानसभा क्षेत्रों में इनके पास वोट हैं, लेकिन बहनों भाइयों, इनके पास विधायक हैं इस कम्युनिटी के पास महज 5। तो कुछ तो कारण होगा कि ये कम्युनिटी बटी हुई है। इस बंटवारे का फायदा अब सब राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से लेना चाहते हैं, लेकिन इस रैली ने गुर्जरों की एकता को भी प्रदर्शित किया। ऐसा नहीं कि गुर्जर सिर्फ हिंदुओं में है, गुर्जर कम्युनिटी मुसलमानों में भी है और इकरा हसन सांसद के रूप में उसका उदाहरण भी है।
तो 2024 में गुर्जर समाज का एक बड़ा हिस्सा समाजवादी पार्टी को मिला, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक और डेटा ये भी तस्दीक करते हैं कि बीजेपी के पास इस समाज का लॉयन शेयर है, अधिकांश हिस्सा है। तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में यादवों की संख्या कम है, कुर्मी कुशवाहों की संख्या कम है, तो समाजवादी पार्टी इसकी भरपाई किससे करना चाहती है? गुर्जरों से। लेकिन क्या गुर्जर कम्युनिटी समाजवादी पार्टी पर विश्वास करेगी? वैसे ये वाहिद ऐसी कम्युनिटी है जिसने कभी एक नाके से नहीं गुजरी, मतलब जब भी गुजरे ये बटे हुए ही गुजरे। तो क्या अब ये एक होंगे? पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति बहनों भाइयों बहुत बदली है। आरएलडी भी वहां पर एक बड़ी ताकत के तौर पर मौजूद है, उसको कम करके नहीं आंका जा सकता। और आरएलडी बीजेपी के साथ गठबंधन में है और पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति में आरएलडी की भूमिका केंद्र में है। और आरएलडी के साथ जो उनका कमिटेड वोट शेयर है उसको आज तक कोई नहीं हिला पाया। 1-2 सीटें 4 सीटें आगे पीछे होना अलग विषय है, लेकिन उनके पास कमिटेड वोट शेयर है। तो आज हम चर्चा करेंगे कि जेवर की रैली जो प्रधानमंत्री मोदी और यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने की, और उसका जवाब अगले दिन अखिलेश यादव ने दादरी की रैली से दिया, इसका क्या राजनीतिक संदेश है? आज सारे अखबार भरे हुए हैं, सब ये कह रहे हैं कि ये चुनावी शंखनाद है दोनों का। आपको ध्यान हो तो पिछले हफ्ते ही हमने इस पर डिबेट की थी और कहा था कि ये 28 और 29 को एक बड़ा पॉलिटिकल बैटलफील्ड तैयार हो रही है जिसका संदेश पूरे उत्तर प्रदेश में जाएगा। तो आज हम इसके इम्पैक्ट का असेसमेंट करेंगे और उत्तर प्रदेश में पिछड़ा समाज की राजनीति ने कितना सामाजिक परिवर्तन किया है और पॉलिटिकल पार्टीज उनको कितना शेयर देने को तैयार हैं। आज चर्चा इसी विषय की करेंगे। आप कुछ स्टेटमेंट सुने। देखिए, वो 2017 में जब मुख्यमंत्री थे अपने को बचा नहीं पाए, तो 2027 के विधानसभा चुनाव में तो इनका जो हश्र है 2017 से भी बुरा होने वाला। समाजवादी पार्टी की लुटिया डूबने वाली है, उनका कोई राजनीतिक भविष्य बचा नहीं है। फर्जी पीडीए की बात करेंगे, फर्जी अब गैस की कमी की बात करेंगे। जो फर्जी नेता हैं उनको धरातल पे लाने का काम उत्तर प्रदेश की जनता करेगी। ये अहंकारी लोग पीडीए के लोगों को समय समय पर अपमानित करते हैं। अब सिर्फ न्याय के राज की थोती बात से काम नहीं चलने वाला, हमें सामाजिक न्याय का राज लाना होगा। इसके लिए साल लगे या सदी, हम पीछे नहीं हटेंगे, हम आगे बढ़ेंगे और इस पीडीए की ताकत को कोई रोकने वाला नहीं है। मैं जाति जनगणना की बात करता हूं, और जब मैं जाति जनगणना की बात करता हूं, आरएसएस के लोग, मोदी जी, बीजेपी के लोग मेरे ऊपर आक्रमण करते हैं। या प्राइवेटाइजेशन होता है तो आदिवासियों को भी मिलता है, दलितों को भी मिलता है, पिछड़ों को भी मिलता है। नहीं, प्राइवेटाइजेशन का मतलब चुने हुए 5-7% लोगों को मिलता है। तो बहनों भाइयों, आज के इस परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आलोक वर्मा मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, आस मोहम्मद कैफ पश्चिम उत्तर प्रदेश के बहुत ही जाने माने पॉलिटिकल जर्नलिस्ट हैं, और कांग्रेस पार्टी के विधायक और पूर्वी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का बड़ा चेहरा वीरेंद्र चौधरी मेरे साथ मौजूद हैं, एमएलए हैं कांग्रेस पार्टी के, और अनिल दुबे राष्ट्रीय लोकदल के नेशनल जनरल सेक्रेटरी। तो आप सभी का स्वागत और धन्यवाद। आलोक वर्मा जी, कार्यक्रम की शुरुआत आपसे करना चाहता हूं। सिर्फ 24 घंटे में इन्होंने इतना करारा जवाब दे दिया आपको, ऐसा कैसे हो गया? ब्रजेश भाई, उन्होंने वही जवाब दिया जो वो जानते हैं। जात जमात की सियासत को कैसे आगे बढ़ाना है, मुझे लगता है कि वो समाजवादी पार्टी जानती है, और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश को और हिंदुस्तान को किस दिशा में लेके जाना चाहती है, क्या सपना लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं, वही संदेश हमने जेवर में दिया। जेवर को अगर जेवर मिला है तो इसमें निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का अहम योगदान है। तो हमारा संदेश साफ है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश को किस दिशा में लेके जाना चाहती है। समाजवादी पार्टी का संदेश साफ है कि किस तरीके से वो अलग अलग गठबंधन बना कर करके
उत्तर प्रदेश के लोगों को बरगलाने की वही कोशिश करना चाहती है जो 2017 से पहले उत्तर प्रदेश के में हुआ करती थी। मुझे लगता है कि गंगा में काफी पानी बह चुका, 9 साल पुरानी बात हो गई जब जात जमात की सियासत उत्तर प्रदेश में चलती थी। अब भारतीय जनता पार्टी विकास की सियासत को लेकर के आगे बढ़ेगी। नई पीढ़ी जानती है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से उत्तर प्रदेश को बदल रही है। योगी जी के शासन में 9 साल में क्या कुछ हुआ, हमने जो कुछ किया है वो सब जनता के सामने है। मोदी जी के समय में उत्तर प्रदेश किस तरीके से बदला है पिछले अच्छे खासे समय में, वो भी जनता के सामने है। मुझे लगता है कि अगला चुनाव साफ है, तो जनता को तय करने दीजिए और जनता तय कर लेगी कि उसे किसे सत्ता में लेकर के आना है। आपकी रैली से बता रहे हैं ज्यादा तगड़ी कर दी? भैया गिनती तो आप अच्छी तरीके से कर लेंगे। हमें लगता है कि हमको जो संदेश उत्तर प्रदेश को देना था, हिंदुस्तान को देना था, माननीय प्रधानमंत्री जी को जो कहना था, हमारे नेताओं को जो कहना था, पूरे उत्तर प्रदेश ने, पूरे हिंदुस्तान ने उसे करीने से सुना है। अखिलेश यादव जी की भी रैली थी, अखिलेश यादव जी ने को भी जो संदेश देना था, किस तरीके से जात जमात की सियासत को लेकर के वो जा रहे हैं, किस तरह से उत्तर प्रदेश को, अगर वो उत्तर प्रदेश पे गलती से भी कोई लेकर के उनको आ गया तो किस तरीके से उत्तर प्रदेश को 2017 के पहले के उत्तर प्रदेश में वो बदल देंगे, ये भी उन्होंने संदेश दे दिया। तो मुझे लगता है कि दोनों पक्ष आमने सामने है और हिंदुस्तान बहुत बदल चुका है, उत्तर प्रदेश बहुत बदल चुका है। अच्छा, आप कह रहे थे कि गलती से अगर उनको ले आए तो पता है किसको किसके साथ। ये 37 सीट उनको गलती से मिली या नहीं? गलती कौन? मतलब जनादेश पर आप प्रश्न उठा रहे हो? नहीं, गलती होने वाली नहीं साहब। आप ही कह रहे थे जमाने में आप जो है बरगला सकते थे किसी एक पूरे समूह को। मैं कह तो रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से आगे बढ़ना है, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को आगे लेके जाना है, हम सब कार्यकर्ता उसे अच्छी तरीके से जानते हैं। योगी आदित्यनाथ जी ने जो काम किया है, मोदी जी ने जिस तरीके से हिंदुस्तान को बदला है, वो हम जनता के बीच लेकर के जा रहे हैं और हमें पूरा भरोसा है कि उत्तर प्रदेश के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े होंगे। बहुत शुक्रिया आपको। मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी को इस परिचर्चा में आमंत्रित करता हूं। भाटी जी, आपने जो दादरी में रैली की, समाजवादी पार्टी ने, उसका क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या गुर्जर कम्युनिटी को जोड़ने का मकसद है या फिर कोई और सियासी संदेश दादरी की इस रैली के जरिए आप लोगों ने दिया है? देखिए, दादरी में जो समाजवादी पार्टी की रैली हुई वो थी समाजवादी समानता भाईचारा रैली। किसी जाति के आधार पर नहीं थी। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कोई जाति की बात नहीं की रैली में, अपने भाषण में कोई जाति की बात नहीं की। पता नहीं आलोक वर्मा जी को कहाँ से सपना आ गया कि वहाँ जात की जमात की बात की गई थी। हमारे नेता ने तो साफ तौर पर कहा कि जो भी पीड़ित हैं, दुखी हैं, अपमानित हैं, चाहे वो किसी जाति वर्ग का हो, हर जाति में गरीब लोगों का शोषण होता है और हम उन सबकी आवाज़ उठाएंगे जिनके साथ अन्याय हो रहा, जिनका शोषण हो रहा। जैसे जेवर एयरपोर्ट का ही आप जिक्र कर लें, जेवर एयरपोर्ट में जिन किसानों की ज़मीन एक्वायर हुई है वो अब तक आंदोलन कर रहे हैं, उन्हें पूरा मुआवजा नहीं मिला है। किसानों को मुआवजा कम देना पड़ा, इसलिए गांवों को शहर घोषित कर दिया गया है। जिन बच्चों से नौकरी के फार्म भरवाए गए थे विकल्प के तौर पर, उनमें से एक को भी अभी नौकरी नहीं दी गई है। जो माननीय प्रधानमंत्री जी की रैली जेवर में हुई, उस रैली के लिए पुलिस ने जबरन बसें लगाकर जो लेबर काम कर रही थी, बिल्डरों की जो सड़कें बना रही थी, बिल्डिंग बना रही थी, जगह जगह काम चल रहे थे, पुलिस ने डंडे के बल पर लेबर को बसों में भर भर के वहाँ भेजा। कई फैक्ट्रियों की छुट्टी करा दी गई, उनकी लेबर भर के रैली में ले जाई गई। कई स्कूल कॉलेजों की छुट्टी करा दी गई। 200 बसें गलगोटिया यूनिवर्सिटी पर लगाई गई, जो आज के समय की सबसे बदनाम यूनिवर्सिटी है, जिसने भारत का माथा पूरी दुनिया के सामने झुका दिया। उस बदनाम यूनिवर्सिटी में 200 बसें लगाई गई और वहाँ पर पुलिस खड़ी होकर व्यवस्था करा रही थी उन्हें भरवाने की। तो जेवर की रैली प्रायोजित रैली थी माननीय प्रधानमंत्री जी की, और दादरी की रैली स्वतः स्फूर्त रैली थी। उसमें लोग खुद चल कर, अच्छा, ये जात जमात वाली जो बात आई, जाति के हर वर्ग, उसका एक राजनीतिक उदाहरण मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। आपके ही रैली में सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा को गंगा जल से धुलवाया गया, माल्यार्पण किया गया और ये कहा गया कि कोई इसे आके कलंकित कर गया। तो मैं क्यों ना कहूं कि ये जात जमात की राजनीति या गुर्जर वर्सेज राजपूत करने की कोशिश की गई? क्यों ना माने? आपने तो स्पष्ट रूप से मंच से किया वो। नहीं, पहली बात तो गंगा जल से धुलवाया नहीं गया, गंगा जल से अभिषेक किया माननीय अखिलेश यादव जी ने। पहले पुष्प अर्पित किए,
फिर गंगा जल से अभिषेक किया, धुलवाया नहीं गया। धुलवाते तो मोदी योगी जी हैं, योगी जी मकान धुलवाते हैं, जिसमें से ओबीसी मुख्यमंत्री निकला हो जिस मकान से, उस मकान को योगी जी धुलवाते हैं। सर अभिषेक कर लो या जिस गंगा जल मंदिर में अर्पित कर लो, OBC पर किया तो आपने ना। मुख्यमंत्री पूजा करने चल जाओ, उस मंदिर को गंगा जल से धुलवाते हैं। तो प्रतिमा को अभिषिक्त किया गया था। दूसरी बात, अभी कल ही मेरठ में जाट महाराजा सूरजमल की प्रतिमा का अनावरण हुआ, उसमें से जाट शब्द हटवा दिया। जाट कम्युनिटी नाराज है, वो धरने पे बैठे हैं, वो आंदोलन कर रहे हैं। यही काम यहाँ दादरी में मीर भोज, सम्राट मीर भोज, गुर्जर प्रतिहार सम्राट उनके नाम के साथ हर जगह आता है। इतिहास की कोई किताब उठा के आप किसी इतिहासकार की पढ़ लें, उसमें लिखा होगा गुर्जर प्रतिहार सम्राट मीर भोज। अक्षरधाम में दिल्ली में उनकी प्रतिमा लगी हुई है, जिसका अनावरण माननीय प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था। उसके शिलापट पर लिखा हुआ है गुर्जर प्रतिहार सम्राट मीर भोज। जी। दिल्ली में एक बहुत बड़ी रोड का नाम साहब सिंह वर्मा जी जब मुख्यमंत्री थे, बीजेपी के ही मुख्यमंत्री थे, उन्होंने नामकरण किया था, उस पर लिखा हुआ है गुर्जर प्रतिहार सम्राट मीर भोज मार्ग। तो ये उनके नाम में शामिल है, वो उनका टाइटल है। योगी जी इतने जातिवादी व्यक्ति हैं कि उन्होंने गुर्जर शब्द के ऊपर कालिक पुतवा दी थी वहां। तो माननीय अखिलेश यादव ऐसा जी कुछ ने लोगों का मत है टिप्पणी की ना कि कुछ और अलग सम्राट मिहिर भोज राजपूत समाज से थे, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। नहीं, कुछ लोगों का मत ये होने लगा कि मैं आदमी नहीं हूं, हिरन हूं, तो क्या आप मान लेंगे? मैं क्यों मानूंगा? मत ऐसा हो, आप एक हैंडसम आदमी है, मैं आपको आदमी ही मानूंगा। नहीं है, हिरन है, तो क्या आप मान हैं? आप एक हैंडसम व्यक्ति है, मैं आपको हिरन क्यों कहूंगा? आप आदमी कहूंगा आपको। तो ऐसा ही तो कर रहे हैं बीजेपी के लोग। मैं कह रहा हूं हर इतिहासकार की पुस्तक में आपको लिखा मिलेगा गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज। दादरी में जो संस्था जहां प्रतिमा लगी है उसका संचालन करती है सर, यही बात तो आलोक वर्मा ने कही कि आप जाति की राजनीति कर रहे हैं, जिसका आप खंडन कर रहे थे। यही जाति की राजनीति है सर, जिसकी स्वीकारोक्ति आप कर रहे हो। नो 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 ब्रजेश जी, आप ईमानदारी से, गंभीरता से समझिए। हक मांगना जातिवाद नहीं है, हक मारना जातिवाद है। समानता की बात करना जातिवाद नहीं है, ऊंच नीच की बात करना जातिवाद है। गुर्जर विद्या सभा एक संस्था का नाम है, वो मिहिर भोज कॉलेजों का संचालन करती है। 6 संस्थाएं हैं हमारी, उसमें आके गुर्जर शब्द पे कालिक पोत देना, ये घटिया जातिवाद है। हम लोग तो सम्मान के, स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी पहचान की लड़ाई लड़ रहे हैं। शिक्षक भर्ती में बेईमानी किसने की ओबीसी और एससी के साथ? वो लोग जातिवादी हैं। लेखपाल भर्ती में किसने कम सीटें दी? लेखपाल। अच्छा, एक डायरेक्ट पॉलिटिकल सवाल आपसे कर लेता हूं। आवाज उठाई तो सीटें पूरी की गई। डायरेक्ट पॉलिटिकल सवाल। जी जी जी। आप किस कौम की लड़ाई लड़ रहे हैं? जो कौम कभी एक साथ नहीं रही, जो कभी एक राजनीतिक ताकत नहीं बनी और कभी एक नाके से नहीं गुजरी। मैं गुर्जरों की बात कर रहा हूं। देखिए, मैं समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूं। मैं पूरे वर्ग की, पूरे उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की बात कर रहा हूं। मैं कहीं जाति की बात नहीं कर रहा हूं जी। लेकिन ये कड़वी सच्चाई है कि ये देश जातियों में बटा हुआ है। गुर्जर समाज के ऊपर मुझे गर्व है, मुझे घमंड है कि ये एक बहादुर और देशभक्त कौम रही है। 1897 में सबसे ज्यादा कुर्बानियां हमने दी। मेरे सगे बाबा को बुलंदशहर कालेआम पर फांसी लगी थी। हमारे 82 लोगों को बुलंदशहर सर, मैं जो कह रहा हूं उसका आप कुछ और उत्तर दे रहे हैं। कोतवाल धन से मैं कह रहा हूं पॉलिटिकली डिवाइडेड कम्युनिटी है, पॉलिटिकली डिवाइडेड कम्युनिटी है, ये मैं कह रहा हूं। आप इतिहास थोड़ी पूछ रहा था। मैं आपके उसी सवाल का जवाब देने की भूमिका बना रहा था। ये मैं स्वीकार करता हूं और मैं अपनी मीटिंगों में बोल के आया हूं। बट ठीक बात, गुर्जर समाज राजनीतिक रूप मेरा से पॉइंट प्रूव हो गया, एकजुट नहीं है। थैंक यू सर। लोकतंत्र में एक बहुत शुक्रिया। कृपया बने रहिए, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। और वीरेंद्र चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस पार्टी के एमएलए हैं हमारे साथ इस कार्यक्रम में। वीरेंद्र जी, स्वागत आपका। तो ये बताइए कि इन दिनों उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2 बड़ी रैलियों ने एक बड़ा पॉलिटिकल तापमान बढ़ाया। आप क्या मानते हैं कि क्या उत्तर प्रदेश में पिछड़ों को केंद्रित करके बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों की पॉलिटिक्स चल रही है? आपको किया है और जैसा इन 2 रैलियों में निश्चित रूप से अपनी अपनी तैयारी हर पार्टी करके रैली करती है। समाजवादी पार्टी की रैली पहले से स्टार्ट तो आपका, और जेवर इंटरनेशनल के
उद्घाटन के तौर पे जो रैली हो गई वो भारतीय जनता पार्टी, वो निश्चित रूप से आप भी कह रहे हैं, मैं भी कह रहा हूं, और पूरे लोग कह रहे हैं कि वो तो एक सरकारी रैली, जो प्रायोजित रैली थी, गवर्नमेंट की प्रायोजित रैली थी। जिस तरह के चैनलों पे दिखाए गए, जिस तरह के सोशल मीडिया में हम लोगों ने फोटोज देखी, जिस वैसे तरह मैं वहां पे आपको लोग टोकना आए नहीं और चाहता, जो लेकिन अपनी बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, आपकी वही हालत हो गई है। नहीं, ये जो आप कह रहे हैं, आप जो कहें, आप अपनी बात रख रहे हैं, मैं अपनी बात रख रहा था जी। कि दोनों रैलियों की आप बात कर रहे थे, तो ये राजनीतिक संदेश देने की। वीरेंद्र जी मैं सुन पा रहा हूं, आप कंटिन्यू करें प्लीज। हाँ, ये जो राजनीतिक संदेश देने की बात कर रहे हैं आप, तो ये हम भी मानते हैं कि चूंकि चुनाव 1 वर्ष रह गया है, अब चुनाव 1 वर्ष रह जाएगा तो अब तो लोगों को अपनी बात रखने का समय आ ही गया, तो समय आ गया। भारतीय जनता पार्टी ने सरकारी रैली को उपयोग किया, हमारे पार्टी जी बैठे हैं, उन्होंने जो इस तरह का मेहनत की, जिस तरह से उन्होंने किया, वो भी आप रैली देखिए। और पिछड़ों की जो आप बात कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से पिछड़ों की जो पिछले लगातार 2024 के चुनाव के बाद हर पार्टियों का जो आकलन रहा है और जो आपका आकलन रहा है, ये सच है कि जिस तरह से इस उत्तर प्रदेश की राजनीति में पहले से ही जातियों का दबदबा रहा है, हर पार्टी उससे अपने लगाने का प्रयास चौधरी जी आप भी कुछ करोगे या फिर सपा के कंधे पे ही बैठे रहोगे? नहीं, हम लोग तो कर ही रहे हैं। देखिए, हम लोगों ने तो देखिए कांग्रेस पार्टी का जो विचारधारा है, जो कांग्रेस पार्टी की जो आइडियोलॉजी है, उससे हम लोग जुड़ के काम कर रहे थे। लेकिन आज राहुल जी की बात आप सुना रहे थे, हम भी सुन रहे थे। पूरे देश ने देखा है कि राहुल गांधी जी ने जातीय जनगणना का प्रश्न उठाया। राहुल गांधी जी ने हमेशा कहा है, चाहे मोदी जी पे हो, चाहे पार्लियामेंट में हो, चाहे किसी मंच पे जाते हो, तो उन्होंने हमेशा इस बात को रखा है कि जो जातीय जनगणना है वो हमें सरकार से चाहिए। और ये सपा वालों ने आपको रैली में नहीं बुलाया सर, आप लोगों मतलब आपकी पार्टी को? ये आप हमें लड़ाने का प्रयास मत करिए, हम सपा वाले लड़ने नहीं आए हैं। मैं तो अरे सर, जो खुद ही लड़ रहे हैं उनको मैं क्या लड़ाऊंगा? मैं ऐसा कोई प्रयास नहीं करता सर। उन्होंने अपनी रैली की, उन्होंने अपने हिसाब से अपना प्रयास किया और उन्होंने अपना तय कर रखा था पहले से। अगर वो बुलाए होते तो हमारे लोग जाते। अरे झूठ मूठ को एक व्हाट्सएप ही कर देते कि भैया कांग्रेस वालों कोई एक रिप्रेजेंटेटिव भेज दो। मतलब आपको ये उसमें भी नहीं समझते हैं। मुझे इस बात में सिंपैथी हो रही है। ऐसा नहीं, देखिए हमारा ये अलायंस है, इंडिया गठबंधन 24 से लगातार चला आ रहा है, आप देख रहे हैं इसको। और झंडा झुका है उनके यहाँ, तो मैं क्या कहूँ अब आपको? अब आपने झंडा उनके यहाँ झुका लिया है तो माननीय अखिलेश जी की बात, आप लोग अपना सवाल पूछते हैं हर पत्रकार साथियों को, आप भी देखते हैं, हम भी देखते रहते हैं, कभी इससे हट के उन्होंने बात नहीं किया। हाँ, रैली की बात है, उन्होंने रैली की। अगर हमें आप निमंत्रण मिला होता है या हमें पार्टी बुलाया होता, मैं ये कह रहा हूँ कि 6 मेंबर आप पार्लियामेंट हैं, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक, कुछ तो ताकत दिखाओ, या ऐसे कब तक घर पे बैठे रहोगे आप लोग? नहीं, शुरुआत हो गई। आप क्यों कह रहे हैं? संगठन सृजन अभियान से हम लोगों ने अपने बूथों की, अपने उन पार्टी के पुराने वर्करों की, उनको हम लोग जागृत किया और उसको हमने बूथों तक पहुंचाया। कहाँ बात कर रहे हो चौधरी साहब? आपकी पार्टी में अध्यक्ष छोड़ पूरा संगठन भंग पड़ा है न जाने कितने महीनों से। अरे कम से कम संगठन निर्माण तो कर लो। तो वही तो संगठन सृजन अभियान चल रहा है आदरणीय ब्रजेश जी, उसी पे तो हम लोग काम कर रहे हैं। अच्छा, जो आप कह रहे हो उसी पे कर लो सर, कर लो सर। ये कब तक लेके आपको कंधे पे ढोएंगे? मुझे तो इनकी चिंता है। बहुत शुक्रिया। नहीं, देखिए, चिंता करना आपका काम है, आप चिंता करिए, वो चिंता आप करेंगे। बहुत शुक्रिया। हम लोग अपने संगठन के प्रयास, अपना तैयारी मैं एक और सहयोगी दल, जो एनडीए के सहयोगी दल है, अनिल दुबे जी को आमंत्रित करता हूँ। राष्ट्रीय लोकदल के नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं दुबे जी। ये तो बीजेपी वालों ने बड़ा तगड़ा शक्ति प्रदर्शन किया नोएडा में, नहीं वो तो आप लोग नहीं दिखे? नहीं, हमारे लोग भी, सब लोग गए हुए थे। हमारा पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ता उसमें सम्मिलित थे। और हाँ, बिल्कुल सभी लोग सम्मिलित थे। और वो विकास की बात थी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो कहाँ थे आपके लोग? जो नहीं, जहाँ पे भीड़ रही होगी वहीं सब लोग रहे होंगे। आस मोहम्मद तो बता रहे थे कहीं नहीं थे। नहीं, आस मोहम्मद नहीं बता रहे थे। आप जो है सवाल उछाल रहे हो कि वो विवाद। अच्छा, आस मोहम्मद नहीं बताए? नहीं, आस मोहम्मद अभी तो आई ही नहीं। अरे कल बता रहे थे, ऐसा थोड़ी जब आएंगे तब बताएंगे। लेकिन वो विकास की रैली थी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को एक विकास के रास्ते पर वो उद्घाटन हुआ। उसमें बहुत भारी संख्या में लोग एकत्रित हुए और उस विकास की अवधारणा पर जो एनडीए की सरकार चल रही है वो उसका। आपको भी ये लोग बुलाते ना तो मुझे बड़ी व्यक्तिगत बहुत खुशी होती। नहीं, हमें उन्होंने बुलाया या नहीं बुलाया ये हमारा विषय है। और हमारे लोग वहाँ पर थे और हमारे लोगों ने उस रैली में पार्टिसिपेट किया। आप उसी तरह थे जिस तरह
समाजवादी पार्टी की रैली में वीरेंद्र चौधरी थे। नहीं, समाजवादी पार्टी की और वीरेंद्र चौधरी में क्या था वो अलग विषय है। हमारे उनके बीच में कहीं कुछ इस तरह की कोई बात नहीं है। हमारे सारे संगठन के लोग उसमें सम्मिलित थे। ये बताओ, ये सपा वालों ने इतनी भीड़ कहाँ जुटा ली? नहीं, सपा वालों ने 6 महीने से उसमें तैयारी करी, कितनी भीड़ जुटी। ऐसी तो पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 6 महीने से भाईचारे की रैलियां हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी 1600 ये सपा वाले कब से इतना प्लानर हो गए कि 6 महीने तैयारी करें? 6 महीने से एक इनके सभा खून में नहीं है इतनी तैयारी, पता नहीं कैसे कर ली। 6 महीने से एक सभा में लगे हुए थे। और ऐसी सभाएं, ये जो भाईचारे की बात वो कर रहे हैं, ऐसी भाईचारे की बात 1600 से ज्यादा गाँव में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी जा चुके हैं। और ये भाईचारा सभाएं, भाईचारा रैलियां कर रहे हैं। ये और पूरे पॉलिटिकल जर्नी में की अपने, मतलब लाइफ टाइम या नहीं, ये अभी जल्दी 1600 से ज्यादा। पता नहीं आस मोहम्मद को दिखता क्यों नहीं? 1600 से ज्यादा नहीं, आस मोहम्मद भी इस बात को जानते होंगे। और ऐसी जो रैली है अभी बहुत शीघ्र आपको कहीं दिखेगी कि इससे बड़ी रैली राष्ट्रीय लोकदल की किसी जिले में हो जाएगी। वो उस विषय में बच जाए, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश बीजेपी की रैली की आरएलडी की रैली। अरे जाओ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश कहाँ रैली कर पाओगे? देखिए ब्रजेश जी, अच्छा चलो मैं चुनौती देता हूँ, कहाँ करोगे? अरे हम कहीं पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं भी किसी दिन आपको पता बागपत में चलेगा। करके दिखाओ। नहीं, बागपत नहीं, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं ऐसा भी। जवाब दो कि राजकुमार भाटी घर से निकले राजकुमार कम से कम 1 हफ्ता ही कोमा में रहे। राजकुमार भाटी, मतलब वैसे वाला कोमा। राजकुमार भाटी जी से आपने सवाल किया, और मैं आपको बताऊं कि जिस समाज, उनको जवाब क्यों नहीं दे रहे हो आप? जिस समाज की भाईचारे की रैली उन्होंने की, जो 6 महीने पूरी मेहनत की, उस समाज के 3 बड़े नेता, बड़े परिवार, चौधरी नारायण सिंह जी इस उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री थे, उनका पोता हमारी पार्टी से सांसद हैं चंदन चौहान जी, और डॉक्टर यशवीर सिंह दूसरा परिवार, वो हमारी पार्टी से हैं। मदन भैया हमारी पार्टी से हैं। सारे लोग तो वो उस वर्ग के लोग हमारी पार्टी में हैं, राष्ट्रीय लोकदल में। गुजर, बिल्कुल सारे लोग हैं। जो 3 तो बड़े भाटी जी बेवजह मेहनत कर रहे हैं। 3 बड़े परिवार जो वहां के हैं, वो राष्ट्रीय लोकदल में स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी। मैं कह रहा हूं कि एक रैली करो और इन लोग को बहुत मुंहतोड़ जवाब दो। नहीं, ये तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इतनी सभाएं तो चौधरी साहब चाहते हैं तो लोग स्वागत में उमड़ जाते हैं। क्या बात कर रहे हैं? माननीय जैन जी के स्वागत में काफिला उमड़ता है। ऐसा मत कहो, ऐसा ना कहो जी, आप ये थोड़ा ज्यादा हो रहा है। आप उसको ज्यादा में नहीं बोलता। आप यहां देख, वहां चौधरी साहब जिस खाट में बैठ जाते हैं, लोग खाट नहीं उठाते हैं? जिस खाट में बैठ जाते हैं, इतना लगा हुआ है वहां पर। जिस खाट पे माननीय जयंत चौधरी जी या चौधरी साहब का परिवार, चौधरी साहब बैठे, वो आज भी लोगों ने रख रखी है। इतना लगा हुआ है वहां। आप क्या बात कर रहे हो? वहां तो गांव गांव में हजारों लोग उमड़ते हैं। मैं कह रहा हूं कि एक अगर आरएलडी वाले कोई रैली करें तो अनिल दुबे की स्पीच जरूर कराएं। बहुत शुक्रिया आपका दुबे जी, कृपया हमारे साथ बने रहिएगा। बहन भाइयों, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और मेरे साथ आस मोहम्मद कैफ मौजूद हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश के पॉलिटिकल मामलों के एक्सपर्ट हैं और बहुत ही शानदार पत्रकार हैं। तो कैफ साहब, आपका बहुत शुक्रिया। तो चलिए तुलना करिए दोनों रैली की और बताइए कि किसने क्या संदेश दिया है, कौन किस पर भारी पड़ा। देखिए, एक तो बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि चूंकि जेवर वाली जो रैली थी वो थोड़ा बाद में भी की जा सकती थी, लेकिन लगभग ये तय था कि समाजवादी पार्टी की रैली होने वाली है और उसका काफी लंबे समय से प्रचार चल रहा था, तो शायद वो थोड़ा जल्दी करके जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया। और पॉलिटिकल बात अगर हम करते हैं तो हमें ये भी समझना चाहिए कि जेवर रैली के दौरान, एयरपोर्ट के उद्घाटन के दौरान जयंत चौधरी को होना चाहिए था। ये पॉलिटिकल बात है। और अगर वो नहीं गए हैं वहां, जैसे मेरठ में अभी मेट्रो के, अच्छा मैं ये कह दूं कि मान लीजिए ना बुलाया हो तो अब होना चाहिए था। मैं पत्रकार हूं, मैं पत्रकार के दृष्टिकोण से देख रहा हूं। मतलब आप लोगों ने उनके प्रेजेंस को मिस किया है या कम्युनिटी ने मिस किया? जी, उनकी कम्युनिटी ने मिस किया है। इसलिए मिस किया है कि रैपिड मेट्रो में उद्घाटन के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ जयंत चौधरी सम्मान पूर्वक तरीके से दिखाई दिए थे, तो इसलिए कम्युनिटी को ऐसा लग रहा था कि जेवर एयरपोर्ट में भी वो आएंगे, तो भारत में ही तो वो नहीं आए, कॉन्फ्रेंस में थे। हाँ। तो अब दूसरी बात, चूंकि ये ज्यादा महत्वपूर्ण है पॉलिटिकली, जो दादरी वाली रैली है। एक बात तो यह है जो राजकुमार भाटी जी ने स्पष्ट की कि ये जो रैली थी, इसका नाम दिया गया था सामाजिक न्याय भाईचारा रैली। जी, समाजवादी समानता भाईचारा रैली। समानता भाईचारा रैली ये कह जरूर रहे हैं, लेकिन अगर हम राजनीतिक तौर पर समझें तो ये पश्चिम उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का भविष्य का
एक बड़ा खेल, बड़ा गेम प्लान का हिस्सा है। यहाँ 44 ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां मुसलमान और गुर्जर साथ आते हैं, तो वो जो लोकदल के साथ छोड़कर चले जाने से कमी पैदा हो रही है समाजवादी पार्टी में, उसको पूरा किया जा सकता है, एक बात। दूसरी बात यह है कि 15 से 20 विधानसभा सीट ऐसी हैं जहां गुर्जर चुनाव लड़े और थोड़ा सा उसको सहयोग मिल जाए, 10% का सहयोग उसको मिल जाए, तो वो अपने विधायक जिता के ले जाएंगे। ये बात सही है कि गुर्जरों के अंदर जो है वो प्रतिनिधित्व की फायर जल रही है, और भले ही आज ये कौन सी फायर जल रही है कि ये पॉलिटिकली कभी एक हमको तो दिखे नहीं। जब मैं कहता हूं तो हमारे जितने गुर्जर दोस्त हैं नाराज हो जाते हैं। ये नाराज हों भले ही, लेकिन इनके नेता खुले मन से भी और बंद कमरों में भी ये स्वीकार करते हैं कि राजनीतिक तौर पे वो जाटों से 20 साल पीछे हैं। मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात भी बता दूं, जाटों की, चूंकि ये पत्रकारिता के दृष्टिकोण से किया जा रहा एक निष्पक्ष विश्लेषण है, जाटों की पंचायत भी होती है, पुलिस के 4 आदमी भी नहीं होते, मंच भी नहीं बनता, और मात्र उनका एक बड़ा तख्त डाल दिया जाता है, तब भी किसे बोलना है किसे नहीं बोलना है ये तय होता है। लेकिन हमने ये दादरी में भी देखा है कि वहां अति उत्साह में थोड़ी बहुत अव्यवस्था देखी गई है, जबकि जाटों की पंचायत में भी ऐसा नहीं होता। जितना व्यवस्था की गई थी, जैसे हमने देखा कि राजकुमार भाटी जी ने बहुत शानदार पंडाल बनवाया था। तो ये बताइए कि कौन किस पे भारी पड़ा, संदेश किसका मजबूत गया, बीजेपी का या सपा वालों का? देखिए, अनडाउटली जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं अब ये इस बात को समझने लगे हैं कि नैरेटिव कैसे लड़ा जाए, तो नैरेटिव की लड़ाई में समाजवादी पार्टी थोड़ा बेहतर कर गई है। जेवर एयरपोर्ट को समाजवादी पार्टी की रैली ने धुल दिया है, उस ओपनिंग को का जो लाभ जाना चाहिए था भारतीय जनता पार्टी को, समाजवादी पार्टी की रैली ने उसको थोड़ा डाउन किया है। ये मतलब आप कहना चाहते हो कि बीजेपी ने चूक कर दी, जल्दीबाजी कर दी? हाँ, इनकी रैली के एक हफ्ते 10 दिन बाद करते तो ज्यादा इंपैक्टफुल होता है। हाँ, टेक्निकली असल में इनका पहले तो आईटी सेल बीजेपी का हाई होता था, लेकिन डिजिटल वॉलंटियर जो है वो समाजवादी पार्टी के भी काफी एक्टिव हैं। अभी यही राजकुमार भाटी जी हैं, अभी रील बना के डाल देंगे, इन्हीं का 1.5 लाख आदमी दिख लेता है 3 मिनट में। अच्छा देखो, अब तो आपने आईटी सेल की बात की ना, तो बीजेपी या आईटी सेल या जो बीजेपी समर्थक हैं वो लिख रहे हैं तो सब मुसलमान इकट्ठा हो गए थे। हाँ, अच्छा सवाल है, इस पर डिस्कस किया जा सकता है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, ये आप इसको प्लीज देखो सर, मैं हर तरह के सवाल पूछता हूँ, इसलिए आप हर तरह के जवाब दो। थैंक यू। तो एक्चुअली क्या है कि ये जो रैली थी, ये 90% इसमें एक ही कम्युनिटी के लोग थे, एक ही कास्ट के। एक कास्ट से मतलब है चाहे आप उसे हिंदू गुर्जर कहें या मुसलमान गुर्जर कहें, लेकिन ये चूंकि ऐसी क्षेत्र में ये रैली हुई है जहां पर गुर्जर कम्युनिटी की बहुतायत है, बड़ी संख्या में वहां गुर्जर हैं दादरी में। दूसरी बात इसमें ये भी आती है कि अमूमन ये समझा जाता है कि जब किसी चुनाव अभियान की शुरुआत कोई राजनीतिक दल करता है तो वो अपने सबसे ताकतवर क्षेत्र से उसकी शुरुआत करता है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने अपनी चुनाव अभियान की शुरुआत ऐसी जगह से की है जहां वो बनिस्बत दूसरी राजनीतिक पार्टी के कमजोर है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत है, पास वाले जिले गाजियाबाद में बहुत मजबूत है, तो ये एक साहस का काम है, ये फॉर्मूला है। एक्चुअली इसमें एक बहुत ऐसा नहीं है कि पर इस इलाके में गुर्जर समाज पारंपरिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी का वोटर है, खासतौर पर दादरी जहां ये किए ना, वहां पर शायद बीजेपी वालों का, अगर मुझे ध्यान पड़ता है, 2 लाख से भी ज्यादा वोट मिले थे। हाँ, दादरी है, पास में सिकंदराबाद एक विधानसभा है। ये टिपिकली बीजेपी का जो स्ट्रांग होल्ड बेल्ट है ना, ये गुर्जर इधर से बीजेपी के लिए गुजरते हैं। अभी गुर्जरों का एक नारा है, ब्रजेश जी, गुर्जरों का एक नारा है, ये काफी मतलब ब्रॉड सब्जेक्ट है। एक नारा है कि गुर्जर पहले गुर्जर का फिर भाजपा का। तो जो गुर्जर को काउंटर करने के लिए जो स्ट्रेटजी यूज की जा रही है वो ये है कि अगर समाजवादी पार्टी गुर्जर प्रत्याशियों को चुनाव लड़ा देती है तो गुर्जर को वोट करेगा, और उसके बाद में जो उनका प्लस वोट बैंक है मुस्लिम्स और या जो दूसरा बचा हुआ है वो उसको वोट करेगा। हालांकि ये ऐसा सिर्फ 44 विधानसभा सीटों पर होता दिखता है। अगर मैं कैलकुलेट करूं तो मैं उदाहरण के तौर पर आपको 2 सीट बता सकता हूं जो पूरे सिनेरियो को समझाने के लिए आसान है। फॉर्मूला जो है वो, अगर ये चाहते हैं कि 140 विधानसभा सीटों में और खासकर पश्चिम उत्तर प्रदेश में 60 से 70 सीटें समाजवादी पार्टी जीते, तो फॉर्मूला जो है वो एप्लीकेट करने के लिए जो सबसे आसान है वो खतौली वाला फॉर्मूला है, जो मदन भैया की जीत वाला फॉर्मूला था, वो बेस्ट फॉर्मूला है। वहां गुर्जर, दलित और मुसलमान तीनों एक हुए थे।
इस फॉर्मूले पे चलते हैं तो समाजवादी पार्टी अपेक्षित और बड़ी कामयाबी हासिल करेगी। नहीं तो फिर भी लास्ट वो बस इतना कर पाएंगे कि वो लोकदल के जाने की कमी से पैदा हुए नुकसान को भर पाएंगे, अप्रत्याशित और बड़ी जीत हासिल नहीं कर पाएंगे। बहुत ये शुक्रिया टेक्निकल आपका, बात है। बहुत बहुत शुक्रिया कैब साहब। कृपया हमारे साथ जुड़े रहिएगा। नेक्स्ट राउंड में आपके बाकी विचारों को सम्मानपूर्वक स्थान देंगे। अब डिबेट का दूसरा चरण शुरू करते हैं। आलोक वर्मा मेरे साथ मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। वर्मा जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये लोग समाजवादी पार्टी ने जिस तरह के आरोप आपकी पार्टी पर और आपकी पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार पर लगाए हैं जातिगत भेदभाव करने के, और ख़ास तौर पर सम्राट मिहिर भोज का प्रकरण, यह आपकी पार्टी को नुकसान पहुंचा रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक उद्देश्य को लेकर के आगे बढ़ रही है। 2047 में हमको हिंदुस्तान को आगे बढ़ाना है, विकसित राष्ट्र बनाना है, और उसमें उत्तर प्रदेश का एक बड़ा योगदान होगा। तो मुझे लगता है कि साफ साफ संदेश जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास, जब सबका प्रयास होगा तभी हिंदुस्तान की तस्वीर बदलेगी और तभी हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा, उत्तर प्रदेश भी बदलेगा। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का अभियान उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। अभी जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ, अभी कुछ समय बाद गंगा एक्सप्रेसवे का भी उद्घाटन होगा। अभी जो है कानपुर की तरफ जो लोग जाते हैं और जिस तरीके की दुश्वारियों का सामना करते हैं, जब उसका उद्घाटन हो जाएगा, भैया, तो ये सब उद्घाटन पे उद्घाटन कर रहे हो, मुझे लगता है कि ये अनिल दुबे को भी बुला लिया करो, इनकी पार्टी वालों को भी। इनसे क्या गलती हो गई? अरे ब्रजेश भाई, कबरा खड़ा बाजार में लिए लुकाटा हाथ और जो घर फूके आप ना चले हमारे साथ। अरे ये लुकाटा भी लिए हैं, लाठी भी लिए खड़े हैं। अरे बुलाओ तो सही। हमारा ये तो अपना सब लुकाटा लिए बैठे हैं। अरे रोका किसने है साहब? अरे बुलाया भी तो नहीं है किसी ने। रोका किसने? हम तो कह रहे हैं कि जो हमारी आइडियोलॉजी के साथ चलने के लिए तैयार है, हम तो सबका स्वागत करते हैं। हम तो सबका स्वागत करते हैं। हमारा तो घर, हमारा तो दरवाजा, जो हिंदुस्तान को बदलने के अभियान में हमारे साथ चले, जो उत्तर प्रदेश को बदलने के अभियान में हमारे साथ चले, जो हमारी आइडियोलॉजी को पसंद करता है, वो सबका स्वागत है। सब हमारे साथ चलते हैं। हमने किसी को पीछे नहीं किया है। देखिए, समाजवादी पार्टी और दूसरे दलों में ब्रजेश भाई, अरे आपको कैसे नहीं पता कि हमने उनका स्वागत नहीं किया? तो बता दीजिए। बैठे हैं दुबे जी, हमने सब बताइए मंच पे कौन कौन था इनका। फिर मैं आपसे वही तो मैं आपसे कह रहा हूं कि उनकी अपनी पार्टी है, उनकी अपनी व्यस्तता है, वो अपने हिसाब से देखेंगे। लेकिन हमने कब स्वागत मतलब आप वो कितने बिजी हैं ये आप तय करोगे? है हमारी कोई हमने भैया हमने कहाँ कहा? मैं कहाँ कह रहा हूं कि हम रोकने वाले कौन होते हैं? उनकी पार्टी है, उनका साथ है, उनका अपना दल भी है। वो हमारे साथ आगे चल करके उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल रहे हैं। हमारे समाजवादी पार्टी के साथी चाहे वो भी हमारे साथ आए, बस आइडियोलॉजी उनको बदलनी पड़ेगी। जो बंटवारे की राजनीति करते हैं उसे दूर करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जो चलना चाहे, देश को बदलने के अभियान में जो आगे बढ़ना चाहे, उत्तर प्रदेश को बदलने के अभियान में जो आगे चलना चाहे, सबका स्वागत है। भाटी जी, आपकी पार्टी के ऊपर इल्जाम है कि आपने ये रैली गुर्जर वोट बैंक साधने के लिए की। नहीं, अगर इस उद्देश्य से भी किया तो कोई गुनाह तो नहीं है। समाजों को साधा जाता है, समाजों से समर्थन मांगा जाता है। ये भारत देश विभिन्न समाजों में बटा हुआ देश है, विभिन्नता में एकता का देश है। अगर ये भी उद्देश्य है तो कोई गुनाह तो नहीं है, कोई अपराध तो नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से भेदभाव करती रही है, ब्रजेश जी, आज़ादी के बाद पहली ऐसी सरकार है योगी आदित्यनाथ जी की जिसमें कोई गुर्जर कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है, और 75 जिलों में मात्र एक जिला अध्यक्ष इन्होंने बना रखा है यहाँ गाजियाबाद में। समाजवादी पार्टी ने राष्ट्रीय महासचिव 3 बना रखे हैं, प्रदेश में 1 दर्जन सचिव बना रखे हैं, 4 जिलाध्यक्ष बना रखे हैं, रामशरण दास जी को आजीवन प्रदेश अध्यक्ष बना के रखा, राज्यसभा में भेजा सुरेंद्र नागर को, डीजीपी बनाया गुर्जर समाज के व्यक्ति को। समाजवादी पार्टी हमेशा सम्मान देती रही है, भागीदारी देती रही है, हिस्सेदारी देती रही है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपमानित करती रही है। आप लाख बातें करो, लेकिन जो डेटा है और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है भाटी जी, वो भारतीय जनता पार्टी के हक में है। इस वक्त अगर 8 एमएलए हैं गुर्जरों के तो 5 भारतीय जनता पार्टी के हैं। आपके पास क्या है? हमारे पास भी 2 विधायक हैं, और हमारी पार्टी ने 8 टिकट दिए थे, इन्होंने 5 ही टिकट दिए थे।
तो ये हम समाजवादी पार्टी हमेशा, और भारतीय जनता पार्टी तो समस्त पिछड़े समाज के साथ अन्याय करती है, केवल एक गुर्जरों के साथ नहीं। ये नौकरियों में पिछड़े के, दलितों के साथ अन्याय करते हैं, हर चीज में जाति देख कर निर्णय लेते हैं, भेदभाव करते हैं, अपमानित करते हैं समय समय पर। अब अभी अनिल दुबे जी 24 तारीख को जब आप डिबेट कर रहे थे, अनिल दुबे जी थे उस समय भी पैनल में, तो वो आपसे कह रहे थे दावे के साथ कि जयंत चौधरी को बुलाया जाएगा सम्मान के साथ और वो मंच पे दिखाई देंगे प्रधानमंत्री के साथ। सर रुक जाओ। लेकिन वो तो पूछे भी नहीं इन्होंने। ये इस तरह अपमानित करते हैं समाजों को, इस तरह छोटी पार्टियों को अपमानित करते हैं। एक पार्टी के नेता रोते हुए दिखाई दिए थे अभी रैली में, मंच से रो रहे थे। तो आपने कांग्रेस को कौन सा बड़ी इज्जत दे दी? ये लोग उन्हें, आपने तो झूठ मूठ का भी नहीं पूछा। नहीं नहीं, सवाल ये, हम कोई सरकार में थोड़ी हैं, या कोई सरकारी कार्यक्रम थोड़ी था। जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन तो सरकारी कार्यक्रम था, और जयंत चौधरी उत्तर प्रदेश से आते हैं और वो केंद्र में मंत्री हैं, और ये इलाका जयंत चौधरी अपना इलाका मानते हैं। हमारे गठबंधन में भी लोकदल का ही प्रत्याशी यहाँ से चुनाव लड़ा था, जेवर से आरएलडी का ही प्रत्याशी लड़ा था। तो कम से कम उनके इलाके में अब एक सीधा सवाल आपसे कर देता हूं, जानबूझ के उपेक्षित और अपमानित करते हैं। जितनी बड़ी आपने रैली की ना, जयंत चौधरी किसी चौराहे से गुजर जाएंगे, इससे ज्यादा भीड़ इकट्ठी कर लेंगे। यही था ना आपका सवाल? चलो, हमें खुशी होगी, हमारा भाई इतना मजबूत हो, हमें खुशी होगी। हमने तो जयंत चौधरी को सहारा दिया था, हमने तो 0 से 9 जिनके सहारे खड़े थे। अपने विधायक, देखो वक्त कैसा समय बदलता है, कह रहे हमने सहारा दिया। हाँ, सहारा दे के हमने, हमारे विधायकों के वोट से राज्यसभा में हैं जो आज मंत्री हैं। अरे कोई एहसान किया? फायदे में तो उनके दम पर आप 110 सीट जीत के आए हो, उनके दम पर आप जीत के आए हो। अब ये तो ब्रजेश जी आप भी जानते हैं कौन किसके दम पर जीत के आया है। लेकिन जब आरएलडी जीरो के ऊपर थी तब हमने उन्हें साथ लिया था, जब कोई पूछ नहीं रहा था उन्हें। और जब उनमें थोड़ा सा दम पड़ा तो वो पता नहीं किस लालच में उधर चले गए, जिनके साथ विचारधारा, जिस सरकार ने उनके ऊपर लाठियां चलाई थी जी, हाथरस में बुरी तरह लाठियां पुलिस ने चलाई थी जयंत चौधरी के ऊपर। जी थैंक यू दुबे जी, इतना तो मैं बर्दाश्त न करता। भाटी जी इतना बोल के चले गए, कैसे इन्होंने कह दिया कि जयंत चौधरी को इन्होंने सहारा दिया। अब ये हालात हो गए हैं। देखिए ब्रजेश जी, आपने आप बिल्कुल बर्दाश्त मत करना। जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो इनके कितने एमएलए उसके पहले थे? वही 44-45। तो 110 एमएलए अगर राष्ट्रीय लोकदल इनके साथ ना आता तो 110 एमएलए होते हैं। 110 एमएलए राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन में जीत करके आए हैं, उस बात को भी स्वीकार करना चाहिए। अभी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे किसानों के लिए कि उनको मुआवजा नहीं मिला। दूसरी बात पे मैं आता हूँ, इन्होंने जब किसानों, ये बताओ ना समाजवादी पार्टी ने कितने धरने किए किसानों के लिए? एक डेट मुझे बता दीजिए ब्रजेश जी, इनसे पूछ लीजिए कि किसानों के लिए कि एक भी धरना प्रदर्शन समाजवादी पार्टी ने किस तारीख में किया। ये बात जिस जिले में जाते हैं, जिस जिले में रैली करते हैं, वहां के हिसाब से रैली 4 बात कर लेते हैं। करनी पड़ेगी जी, आप कंटिन्यू रहो। 4 बात वो कर लेते हैं। इनकी पार्टी जब गन्ने की बात हो रही थी समाजवादी पार्टी से, उस समय वीरेंद्र भाटिया एडवोकेट, आराम से बात करेंगे। मैं आराम से ही बोल रहा हूँ, मैं कोई वो नहीं कर रहा हूँ। गन्ने का जब दाम पर सुप्रीम कोर्ट में समाजवादी इन्होंने कैसे कह दिया कि आपको सहारा देते हैं? ये नहीं, उनको ये पूरा देश जानता, पूरा उत्तर प्रदेश जानता कि राष्ट्रीय लोकदल के कंधे पर जो है 110 एमएलए आए। राष्ट्रीय लोकदल नहीं है। अभी ये ज्यादा बोल रहे हो, तो मत बोलो। नहीं, वो ये ज्यादा हो जाएगा। दूसरा ज्यादा बोल रहा है तब आप उसको नहीं कहा, उनको टोका मैंने। वो ज्यादा बोल सकते हैं, कहा मैंने टोका उनको। ये और ब्रूटली टोका। राष्ट्रीय लोकदल से पड़ी है, वो ये नहीं जानते कहां से सहारा पार्टी को मिला है। अब जाएंगे तो इतिहास में जाना होगा, तो उसकी एक अलग से डिबेट करनी पड़ेगी। मैं आपको चुनौती देता हूं, ऐसा करारा जवाब दो ना कि ये लोग हफ्ते भर घर से ना निकलें, एक बड़ी रैली करके दिखाओ। हम लोग रैली करेंगे, और रैली हम कोई एक राजनीति में हमारे कार्यक्रम चलते रहते हैं, जवाब जनता से द्वारा दिया जाता है। जवाब दे देगी।
पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल के पक्ष में लोग हैं, माननीय जयंत चौधरी जी के पक्ष में लोग हैं, और जिस समाज की बात करें, मैंने पहले भी कहा कि सारे लोग राष्ट्रीय आखिर लोकदल ये के लोग साथ का हैं। इतने साहस कहां से है कि आपको खुलेआम ललकार रहे हैं राजकुमार वो भाटी? हमें क्या ललकारेंगे? ललकार तो दिया आपको। वो अपना हमने कहा ना कि हमारी सभाएं, हमारी रैलियां ऐसी पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होती रहती हैं। और अभी आप जल्दी ही आपको कोई तारीख मिल जाएगी कि आपको पता चलेगा। हमको तारीख न दो, हम कोई आपकी कोर्ट में पिटीशन नहीं दाखिल किए हैं। अपना खुद देखो। नहीं, आपको इसलिए तारीख मिल जाएगी कि आपको दिखाना है। हम तो आपकी इज्जत बचा रहे हैं, आप अपनी पगड़ी उछाल रहे हो। आपको हमारी उस रैली को भी लाइव करना है, तो उस भी लाइव 100% लाइव करूंगा पूरा। वो रैली भी आपको लाइव करनी पड़ेगी। कब है? नहीं, अब आपको तारीख बता दी जाएगी। लो, आज बता दो ना। नहीं, अब वो पार्टी में तय करके बताएंगे, ऐसे थोड़ी बता देंगे यहाँ से। आ जाएंगे लोग, आ जाएंगे, ग्राउंड भर नहीं, जाएगा। क्या आपने हमारी रैलियां देखी नहीं है कि हमारी मतलब अकेले नहीं देखी, जब देखा बीजेपी के साथ देखा नहीं, ना। आप इसलिए कॉन्फिडेंस हमें नहीं आ रहा है। हम बीजेपी के पहले भी हमारी रैलियां होती रही हैं। ऑलराइट, वीरेंद्र चौधरी जी को आमंत्रित करते हैं इस कार्यक्रम में। वीरेंद्र जी, तो बताइए कि ये जो पिछड़ा केंद्रित राजनीति इन दिनों उत्तर प्रदेश में हो रही है, जैसे बीजेपी का पूरा फोकस, अभी इन्होंने साध्वी निरंजन ज्योति को पता है दिल्ली में कितना अच्छा पद दिया, नेशनल वुमेन कमीशन का चेयरमैन बना दिया। मैंने देखा उन्होंने राष्ट्रीय पिछड़ा का अध्यक्ष किया। लेकिन ये तो शुरू से तथ्य क्या रहे ना, जाति की बात करते भारतीय जनता पार्टी हम नहीं करेंगे। लेकिन देखिए संजय निषाद जी की पार्टी, पिछड़ा वर्ग में पार्टी, ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी, राजभर पार्टी, अपना दल उन्होंने अपने पहले से समझौते में रखा। तो ये तो पहले से ही जाति की राजनीति करते रहा। इन लोगों ने तो शुरू से ही, जब से 2014 में अपने ध्यान से आप देखिए, तो ये छोटे छोटे जातियों के नेता बना के, उनकी पार्टियां बना के, उनको अपने साथ रख के ही राजनीति कर रहे हैं। इन्होंने कभी अपने दम पे कहाँ चुनाव लड़ा है? देखिए, बीजेपी पिछड़ों को बढ़ा रही है, अपना दल उनके साथ है, संजय निषाद उनके साथ हैं, और ओम प्रकाश राजभर उनके साथ हैं। और कितने उदाहरण दें, पिछड़ों से जुड़ी हुई जो पार्टियां हैं इस वक्त बीजेपी के आसपास ज्यादा अलाइंड हैं। हाँ, वो सरकार में है, उनको वहाँ लाभ मिल रहा है तो अलाइंड होगी सर। ये तो स्वाभाविक चीज है, जहां उनको फायदा मिल रहा है वहां ये कौन सी बात हुई कि मतलब आपके साथ हैं तो समाज के लिए लड़ रहे हैं, बीजेपी के साथ जाएंगे तो सत्ता के लिए? नहीं, सत्ता देखिए, वो साथ चुनाव लड़े हम, हमारे समाजवादी गठबंधन में, आज सत्ता आई तो उधर चले गए। तो आप क्या कह सकते हैं इनको तो वही है ना कि जहां इनको लाभ मिला वहां पहुंच गए। आपको रोते हुए संजय निषाद नहीं दिखे? जी, आपको रोते हुए संजय निषाद नहीं दिखे? अरे वो तो मेरे बगल के ही, मैंने तो अपने मंचों पर कई बार उनको रोते हुए देखा। आज फिर रो रहे हैं, अब सरकार में शामिल होने के बाद रो रहे हैं, तो हमको क्या कहें उनको? जब सरकार में नहीं थे तब तो रोते थे, आरक्षण की लड़ाई लड़ते थे। आज सरकार में शामिल है, उसी आरक्षण के लिए मंचों पर रो रहे हैं। ये उनका प्रायोजित कार्यक्रम है, ये ड्रामा है। और इस बार पूर्वांचल में, जहां से मैं आता हूं, आज वो स्थिति बन गई है कि उनको पूछने वाला उनके समाज कौन ड्रामा करता है? क्या आप कहते हो कि संजय निषाद ड्रामेबाज हैं? आपने देखा और सबने देखा, पूरे देश ने देखा जिस तरह का। तो ये जो रोते हैं वो रियल रोते हैं या फिर मतलब मंच पे उस वक्त कोई ये ब्रजेश जी मैं नहीं जानता, ये तो आप ज्यादा अच्छा जानते होंगे, आप उनके साथ कई बार कार्यक्रमों में भी देखे होंगे, ये अच्छा आप जानते होंगे। लेकिन देखो, मैं व्यक्तिगत तो नहीं जानता, मैं टीवी पे जानता हूँ, जैसे टीवी पे बात कर ली उस टाइप जानता हूँ। वही मैंने देखा है। लेकिन जिस तरह से वो आंसू निकल रहे थे, हमें लग रहा था कि वो तो वास्तविक आंसू निकल रहे हैं उनके ऊपर। जो जिस तरह का भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह उनको कहा था, जिस तरह उनको वादा किया था, जिस तरह के गठबंधन में शामिल हुए थे, उनको कुछ मिला जो नहीं मिला, तो आंसू निकल जाएंगे ना। तो आंसू निकल रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। आने वाले समय में देखिए, ये बताइए कि क्या पश्चिम उत्तर प्रदेश में इस दिनों जो जातीय सामाजिक समीकरण हैं, चाहे वो बीजेपी के हों या समाजवादी पार्टी के, इन दिनों मैं देख रहा हूं कि सभी जातीय समीकरण बहुत बुरी तरह हिले हुए हैं। बीजेपी भी जातियों के समीकरण को लेकर बहुत कंफर्टेबल नहीं है। पिछले चुनाव का उसका उदाहरण के तौर पर आप 2024 देख सकते हैं। उसके बाद से ऐसा कुछ नहीं हुआ जिससे मुझे लगे कि बीजेपी जातीय समीकरण को साध रही है, या एक पहल केवल समाजवादी पार्टी की मुझे अभी गुर्जर वाली दिखी, इसके अलावा मुझे दोनों की नहीं दिखी। देखिए, अब भारतीय जनता पार्टी 24 के इलेक्शन के बाद अपने अंतर्द्वंद से जूझ रही है, वो आप भी जानते हैं, आप दिखाते रहते हैं। सर, मैं कैब साहब से ये सवाल था मेरा, आस मोहम्मद कैब जी से। कैब साहब, गो अहेड। देखिए, ये ब्रजेश जी, इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है, बहुत बिग पॉइंट है ये, कि जिन जातियों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिल गया है, जिनके विधायक या सांसद बन रहे हैं, उनसे अलग जो जातियां हैं, उनमें
अपने प्रतिनिधित्व को पाने के लिए फायर है और वो उन जातियों के विरुद्ध जाकर के वोट कर सकती हैं जिनके विधायक या सांसद हैं इस समय। जैसे सैनी, कश्यप, प्रजापति, ये ऐसी अदर ओबीसी कास्ट हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश में जिनमें समाजवादी पार्टी की भी नजर है और दूसरी राजनीतिक पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी, चूंकि उनका जो फोकस है इस समय, ये आने वाले दिनों में एक बहुत गंभीर समस्या सामने आने वाली है। वो ये है कि एक तो जाट कम्युनिटी, ये मैं असेसमेंट बता रहा हूं, जाट कम्युनिटी इन्हें भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों कम से कम प्रत्याशी लाने पर विचार कर रही है। समाजवादी पार्टी का जो प्लान है वो ये है कि वो कुछ सामान्य सीटों पर भी जाटों प्रत्याशी ला सकती है। और जो मतलब other OBC कि communities जाट हैं, कम्युनिटी ये पश्चिम उत्तर प्रदेश में ऐसे हो गए हैं जैसे इधर मुसलमानों को टिकट नहीं दिया जाता, उस टाइप हो गए हैं क्या? हाँ, थोड़ा सा जो दूसरी जातियां हैं जैसे गुर्जर है, सैनी है, कश्यप है, प्रजापति है या राजपूत है, जो दूसरी जातियां हैं उनको लगता है कि राजनीतिक प्रतिनिधित्व, या ब्राह्मणों को भी ऐसा लगता है वहां कि राजनीतिक प्रतिनिधित्व के हिसाब से और पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति पर जाट डोमिनेट कर रहा है। अच्छा, कौन सा डोमिनेट कर रहा है कैब साहब, ये बताओ। नेता बाहर से बुलाना पड़ रहा है जाट समाज को। हनुमान बेनीवाल को बुलाए थे, पता है? देखिए ये अभी इस मामला संख्या फंस से गया। आप देखें नहीं, फंसा नहीं है मामला। एक्चुअली डोमिनेशन जो है वो इससे तय होता है कि वो जिसे चाहते हैं जिताते हैं। अभी लोकदल के जो है 8 विधायक हैं, 9 विधायक बाद में एक दूसरे भी चुन लिए गए और जिसे चाहते हैं जिताते हैं। ये तो एक नई रणनीति के तहत लोकदल को कमजोर किया गया भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से। इस बात को ये लोकदल के नेता अभी नहीं समझेंगे, या समझ रहे होंगे तो कहेंगे नहीं। पर वो मिथक जैसे टूट अभी गया आपने है कि नोटिस जाट किया तय होगा करते कि हैं या जाट ऐसे कर लेंगे, जाट वैसे कर लेंगे। यस, बीजेपी ने वो मिथक हरियाणा में भी तोड़ दिया और पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी तोड़ दिया है। अब ये कोई मतलब कोई सच्ची बात नहीं, सब ये मिथक बना था, टूट गया। पूरे दूसरी जातियां जो हैं, खासकर अदर ओबीसी जातियां जो हैं, वो जाट प्रतिनिधित्व को स्वीकार अब नहीं कर रही है। अच्छा, गुर्जर प्रतिनिधित्व तो स्वीकारेंगी वो? हाँ, स्वीकार सकती है, लेकिन ये इस पर डिपेंड करता है कि गुर्जर प्रतिनिधित्व कितना ईमानदार रहता है। ईमानदारी का मतलब ये है कि वो गिव एंड टेक की पॉलिसी अपनाए। अगर वो एक विधानसभा सीट पर गुर्जर वोट ले रहा है अदर ओबीसी की और मुस्लिम्स की, तो वो पूरा ईमानदाराना नजरिया रखते हुए अच्छा, चलो सीधे सीधे अपने पूछ वोट लेता हूं, ट्रांसफर। अब इस पे कोई संकोच नहीं करते हैं। गुर्जर मुसलमानों को वोट देंगे? मैंने आपसे कहा था अपनी बातचीत की शुरुआत में कि गुर्जर पहले गुर्जर का और उसके बाद भाजपा का। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि अगर ईमानदाराना रवैया गुर्जर जो है, वो मुसलमान अगर गुर्जर को वोट देकर के जिताने की कोशिश करता है, तो मुझे लगता है कि गुर्जर को भी उतना ही ईमानदाराना नजरिया दिखाना पड़ेगा और वो मुसलमान प्रत्याशी पास की विधानसभा पे आता है तो उतनी ही ईमानदारी से जितना मुसलमान उसको वोट दे रहा है उसको वोट देकर के जिताना पड़ेगा। अगर ऐसा गठजोड़ रखते हैं, और मैंने शुरुआत में ये भी कहा था कि जो फॉर्मूला है खतौली का, मदन भैया वाला, यानी मैं सीट सिलसिलेवार बता सकता हूं। मीरापुर एक विधानसभा सीट है जो गुर्जर बहुल सीट मानी जाती है, वहां 3 लाख वोटर हैं, गुर्जर और मुसलमान दोनों एक हो जाते हैं तो 1,25,000 वोट बनते हैं। 1,75,000 वोट फिर भी अपोजिशन के बनते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आपको जरूर साथ में एक वोट बैंक चाहिए। तो फॉर्मूला जो हिट है वो ये है कि गुर्जर, मुसलमान, दलित या कोई भी अदर कास्ट, और ये बहुत बड़ा असेसमेंट है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गुर्जर ये समझ ले कि हमें ही अपने विधायक बनाने हैं या मुसलमान ये समझ। अच्छा, एक सवाल और है आपसे, अंतिम एक सवाल करते हैं। बीजेपी जिस तरह से पश्चिम उत्तर प्रदेश में और इस बेल्ट में अपनी ताकत में इजाफा कर रही है, अपनी ताकत बढ़ा रही है, राष्ट्रीय लोकदल को कुछ संभलने की जरूरत है? देखिए, मैं किसी को नाराज करने के लिए कोई बात नहीं कहता, लेकिन अगर कोई नाराज हो जाए तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ। मैं तो पत्रकार हूँ। बीजेपी ना केवल राष्ट्रीय लोकदल को कमजोर कर रही है बल्कि बहुत ज्यादा कमजोर कर चुकी है। राष्ट्रीय लोकदल का जो कार्यकर्ता, जो उसकी नीति थी कि वो सबसे जागरूक, मतलब नेचुरल ओपोनेंट था, अपनी पब्लिक की आवाज उठाने के लिए, बूथ पर लड़ने के लिए, अधिकारियों से लड़ने के लिए, उसकी आइडेंटिटी। आज कहां से आस मोहम्मद साहब बाहर हो गए? आज भी तो सारे मुद्दों पर राष्ट्रीय अरे लोकदल आप ही क्यों बोलता लड़ है। रहे हो भाई? लड़ो मत। नहीं, लड़ नहीं रहे हैं, उनकी बात का जवाब दे रहे हैं। उन्होंने जो बात कहा, आज हमने कौन से मुद्दे छोड़ दिए? हमने जो कोई नहीं मुद्दा उठाता, अच्छा, आप उनको हमारे जवाब मुद्दे दे के आपने साथ कह लिया ना, तसल्ली करो। 20 सेकंड कैब साहब, जवाब दे दो। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूं, जैसे आप लोग नोटिफाई करेंगे कि अभी
लोकदल के जो कार्यकर्ता, जो उनका नेचुरल ओपिनियन वाला गुण था, वो समाप्त हो गया है। अब हमने कहीं उनको चूंकि ग्राउंड पे भी अफसरों के पास जाकर के उनके कार्यकर्ताओं को बात कहते हुए नहीं देखा है। क्यों ऐसा? बीजेपी के कार्यकर्ताओं की, उनके विधायकों की स्थिति वो देखते हैं कि जब उनकी नहीं सुनी जा उनका रही कौन सा ऑब्जर्वेशन है? अंदर हमारे से लोग जो तो है, आज भी अंदर लड़ से रहे हैं, हर चीज पे तो हम ही नाराजगी लड़ते है हैं। लोकदल के कार्यकर्ता। दुबे जी उनसे क्यों चिड़े हो भाई? अपना ऑब्जर्वेशन दे रहे हैं। नहीं, ऑब्जर्वेशन कहाँ से लाए हैं पहले अभी तो बताओ, कि जो मन में आवे वही कह देंगे। आपको पता है सारे मुद्दों पे आज भी हम हमारे वर्कर लड़ते हैं, सारे उस पर। कौन से मुद्दों पे? मैं 1 to 1 नहीं होना चाहता। नहीं, किस मुद्दे पर अरे नहीं हो है जाओ, आप बताइए। बताओ क्या 1 to 1 किस मुद्दे पर नहीं राष्ट्रीय लोकदल है? पश्चिम उत्तर प्रदेश में अब की है। आप बताइए किसानों की कौन सी पंचायत अपने पश्चिम उत्तर प्रदेश में हाल फिलहाल की है? नहीं। आप बताइए किसानों के गन्ने के भुगतान को लेकर नहीं, के, गन्ने मेल को लेकर का के, भुगतान पानी को क्यों नहीं? लेकर के, 400 रुपये कराया, बढ़ाओ ही हमारे नहीं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा लोकसभा चुनाव में कि अब की बार 400 पार, 400 रुपए गन्ने का भाव बढ़ा कि नहीं बढ़ा? आप बताइए। अच्छा, ठीक आप है। बताइए किस पार्टी ने? तो आप बताइए किस पार्टी ने? आप आज चिल्लाओ मत किसानों के लिए उनके ऊपर, संघर्ष आराम किया? से, आराम से। जब काले आप कानून आए चिल्लाओ तो मत किसने उनके ऊपर। संघर्ष किया? आप चिल्लाओ मत। अब एक अभियान छेड़ करके कि आप बैठे हो, आप राष्ट्रीय लोकदल पे जो मर्जी हो आप बोलते चले जाओ। आप बताइए ना, सिलसिलेवार आइए। एक बात आप बताइए, कौन से आपने तथ्य दे दिए? दुबे जी इतना क्यों हो गया? नहीं, मैं गलत बात का तो विरोध होगा ही। राष्ट्रीय कि आप लोकदल एक जुझारू राजनीतिक दल जवाब है। देना था राजकुमार। सुनिए, राष्ट्रीय लोकदल ने असली अपनी बात कोई मैं नीति बता नहीं दूं, छोड़ी। ये मिलाए हुए थे राजकुमार भाटी से उस पर आज और लड़ रहे हैं ये आस मोहम्मद कैब से। आप भाटी जी से तिल मिलाए हो और लड़ रहे हो कैब से। भाटी जी ने जो दूसरी बात की, मैंने उनका कौन जवाब सी दिया। दूसरी बात की? और आस मोहम्मद ने जिस उनको तरह एक से डेट बात बता दो, किस डेट में रैली करके जवाब नहीं, देंगे। रैली आपको जल्दी ही मिल जाएगी। कब? बहुत जल्दी रैली होगी। बहुत शुक्रिया। मैं अपने सभी अतिथियों का बहुत आभार प्रकट करता हूं कि एक दिलचस्प राजनीतिक परिचर्चा का आप सब हिस्सा बने। बहनों भाइयों, एक छोटा सा ब्रेक के उस पार आपको प्रियव्रत दीक्षित मिलेंगे जो आपको एक बहुत ही हैरान कर देने वाली खबर दिखाएंगे। एक ऐसे शख्स की कहानी जिसने अपने जीते जी 13वीं भोज आमंत्रित किया हुआ है और तकरीबन 2000 लोगों को भोज पर बुलाया। कारण क्या था इसका? बेहद सनसनीखेज जानकारी के साथ थोड़ी देर में आपको ये पूरा वीडियो और खबर दिखाएंगे।